रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के कथित सवाल उठाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, पार्टी लाइन भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर तो घमासान है लेकिन पार्टी ने लाइन नहीं ली है? तो क्या सचमुच समाजवादी पार्टी चाहती है कि दलित और जो पिछड़ों का विमर्श है वो चलता रहे? हम इस बात को समझेंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे। एक चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन सूत्रों के हवाले से क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या सचमुच अखिलेश नाराज हैं? और नाराज हैं तो फिर बोल क्यों नहीं रहे, ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि बीजेपी ने अपने सबसे बड़ा राज्य स्तरीय आयोजन, राज्य जो बीजेपी का स्टेट एग्जीक्यूटिव है, राज्य कार्यकारिणी की बैठक की है और उसमें जो टारगेट रखा है 2024 चुनाव का, वो क्या है? हम इन तमाम बातों को समझेंगे अपने कार्यक्रम आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य के कथित बयान जो कि उन्होंने रामचरितमानस के चौपाइयों पर दिया है, इस पर इस वक्त घमासान है। घमासान पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कुछ बयान जो उन्होंने बोला है रामचरितमानस को लेकर के। पहले सुनिए उनके छोटे छोटे ये बयान। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसी शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना। यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। पार्टी के भीतर घमासान की स्थिति है। जो अवध इलाके के खास करके ब्राह्मण विधायक हैं, उन लोगों ने अपनी आपत्ति समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से दर्ज करा दी है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई लाइन नहीं तय की है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर चौपाइयों पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने अगर ये कहा है कि ऐसी चौपाइयां प्रतिबंधित होनी चाहिए क्योंकि रामचरितमानस के में पिछड़ों और दलितों के प्रति को लेकर के कुछ चौपाइयों में जो चीजें हैं वो गलत हैं, या तो इन्हें बाहर निकाला जाए या इसे प्रतिबंधित किया जाए। ये बात निकलकर जब सामने आई, उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका खंडन आएगा। कोई ना कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से निकल करके आएगा और बोलेगा कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बारे में बात की जाएगी। लेकिन हुआ है ठीक उल्टा। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बोलना है, क्या लाइन लेना है, इस पर कोई लाइन तय नहीं हुई है। तो चर्चा यह भी चल पड़ी है कि क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि यह विमर्श चलता रहे? निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर का एक धड़ा है जो ये चाहता है कि जो दलित और पिछड़ों के विमर्श हैं, बेशक वो रामचरितमानस पर ही क्यों ना हो, इस मुद्दे पर यह विमर्श आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत बिहार से हुई थी। डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाए थे।
समाजवादी पार्टी ने इसका आरजेडी ने वहां पर इसका खंडन किया, लेकिन पार्टी ने इस विमर्श को नहीं छोड़ा और उसका असर यह हुआ कि बीजेपी बहुत ज्यादा इस मुद्दे पर नहीं बोल पाई। अब समाजवादी पार्टी के भीतर की एक आवाज यह है कि क्यों ना उन चौपाइयों को लेकर बीजेपी को घेरा जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले समय में निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि ये जो बयान है उनका अपना बयान है, वो उनका निजी बयान है और पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती और वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन उसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि सपा चूंकि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करती है, तो अगर इस तरीके का विमर्श होगा तो कमंडल पर मंडल भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि 2024 में चुनाव है और 2024 में ही राम मंदिर का भव्य स्वरूप सामने आएगा और भगवान राम, जो रामलला के रूप में है, उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाएगी गर्भगृह में। 2024 जनवरी में बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा, भव्य बनाया जाएगा। तो ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनका जो कोर वोट बैंक है उसका हिंदुत्व से लेना देना नहीं है, ऐसी पार्टियों ने कहीं ना कहीं अब यह विमर्श शुरू किया है कि धर्म से जाति को अलग किया जाए। और आज अगर आप ट्वीट देखेंगे कई नेताओं के बीजेपी की तरफ से आया है तो उन्होंने इस ओर इशारा भी किया है। हालांकि हमने आपको इसके पीछे की वजह समझाई कि समाजवादी पार्टी के भीतर का जो एक धड़ा है, खास करके जो अम्बेडकराइट से अम्बेडकरवादी है, पिछड़ों और दलितों को की बात करता है, वो चाहता है कि ये विमर्श चले। लेकिन एक धड़ा जो कि धार्मिक भी है, जो कि ये चाहता है कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो क्योंकि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा, उसने शिकायत भी की है। तो पहले आप देखिए, पार्टी लाइन नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के किन किन नेताओं ने इसे लेकर क्या कहा है। तो ज्यादातर आपको जो सवर्ण ब्राह्मण विधायक हैं उन्होंने खुलकर रामचरितमानस के पक्ष में और अपने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, या यूं कहें कि उन पर इशारों में हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज पांडे और ऐसे ही कई नेता। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई है। सुनिए इन बयानों को। रामचरितमानस का सवाल है, वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। देखिए, पहले तो मलाई काटे बहुजन समाज पार्टी में 4 बार, जब वहाँ लग गया कि अब यहाँ नहीं मिलेगा तो रामम शरणम गच्छामी में चले गए। बेटी को सांसद बना दिए, अपने मंत्री बन गए। तो 5 साल तो इन्होंने बयान नहीं दिया। बयान देना चाहिए था ना कि 5 साल तकलीफ नहीं थी। अब सत्ता से दूर हुए हैं तो कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के नेता बयान देते हैं। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं इससे समाजवादी पार्टी का सत्यानाश होना सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज रामचरितमानस के बारे में क्या बोल रहे हैं ये सब जान रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में उन्होंने क्या टिप्पणी की ये भी सब जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए और उसको बैन कर देना चाहिए और ये हटा देना चाहिए। बिहार के चंद्रशेखर यादव जो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने क्या टिप्पणी की रामचरितमानस पर ये भी सब जानते हैं। कल तक के जो लोग कुरान करीम पर और हमारे पैगंबर पे और कुरान शरीफ की आयतों पर टिप्पणी कर रहे थे, वो बहुत खुश हो रहे थे सुनने वाले। मैं उस वक्त भी उन लोगों के खिलाफ था और मैं कहता था धर्मों पे टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब वो कहाँ घुस गए सब। तो जितने बयान आपने सुने ये सभी वो बयान है जो अपने आप में निजी बयान है। वो पार्टी जरूर कहेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान निजी है। कुछ उसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी के भीतर से जो आवाजें उठ रही हैं उनके खिलाफ, वो भी निजी बयान की श्रेणी में आता है।
लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं, ना ही समाजवादी पार्टी ने कोई लाइन दी है। अभी तक प्रवक्ताओं को इस पर बोलने की कोई इजाजत नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर का एक बड़ा धड़ा, बड़ा वर्ग ये मानता है कि ये विमर्श चलना चाहिए। और आपको बता दें कि पार्टी के भीतर इस बात की भी चर्चा है कि ठीक है, रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाने पर हम पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन चौपाइयों को लेकर बीजेपी से जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर रामचरितमानस के भीतर ऐसी चौपाइयां लिखी हैं तो उस पर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। और यही वजह है कि बीजेपी भी बहुत ज्यादा इस पर बोलने को तैयार नहीं दिखाई देती। वो चाहती है कि ये पूरा मामला अपने आप धीरे धीरे ठंडा पड़ जाए। लेकिन ये तो एक मुद्दा है, आने वाले समय में कमंडल और मंडल को अलग करने की जो सियासत चल पड़ी है, ऐसे कई मुद्दों से रूबरू होना पड़ेगा। अब अगली खबर। और बीजेपी के अब नए प्लान को समझिए। बीजेपी 2024 में पूरी तैयारी के साथ जुटी है। अभी तक हम आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो बीजेपी ने 15 सीटें हारी हैं, बीजेपी जो 2019 में 15 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, बीजेपी अब उन तमाम सीटों पर मेहनत कर रही है, लेकिन टारगेट इस बार 80 में 80 है। 2014 में बीजेपी का जो टारगेट था, जब प्रधानमंत्री मोदी को बनना था और जब उनके नाम का ऐलान हुआ था, तो बीजेपी ने तब 70 प्लस का नारा दिया था, और वो नारा दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने, जिस पर किसी ने यकीन नहीं किया था, और बीजेपी और उसके सहयोगियों को 73 सीटें आई थी। 2019 में बीजेपी ने फिर 75 प्लस का नारा दिया, और जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो बीजेपी की 11-12 सीटें कम हो गई। लेकिन इस बार फिर सपा, बसपा, कांग्रेस, फिलहाल तमाम पार्टियां अलग हैं, और बीजेपी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का परचम इस वक्त देश में फिर से लहरा रहा है, उनका जलवा बरकरार है, और जब सभी दल अलग अलग लड़ रहे हैं तो इस बार 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। और ये दावा बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, ये दावा तमाम बड़े नेताओं ने किया है कि इस बार 80 में 80 का लक्ष्य है। हालांकि ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने अपना टारगेट तय कर लिया है। आने वाले समय में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनकर आएगा। यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश को संगठन की दृष्टि से अपनी निगरानी में रखेंगे। ऐसे में 80 में 80 का यह सपना क्या बीजेपी के लिए सपना रह जाएगा, या सही में अभी तक जिन भी बातों को असंभव माना जाता रहा है, क्या इस बार बीजेपी उसमें सफल होगी? इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे कल फिर आज का यूपी लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाजत।